गांधीवादी आरंभिक आंदोलनों में आपको 3 आंदोलन अध्ययन करना है। पहला है चंपारण आंदोलन, दूसरा है अहमदाबाद आंदोलन और तीसरा है खेड़ा आंदोलन। इन आंदोलनों को क्रम से भी आपको याद करना है। जो भी नए विद्यार्थी हैं उनको वो इस बात को ध्यान में रखेंगे कि ये इनका क्रम है। ये आरंभिक आंदोलन है, यानी जैसे आप गांधी जी के बारे में अध्ययन करते हैं कि गांधी जी ने जन आंदोलन शुरू किया भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में, तो ये जन आंदोलन के प्रतीक नहीं है। आगे जब आप अध्ययन करेंगे असहयोग आंदोलन के बारे में, सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में, भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में, तो ये वास्तविक अर्थों में जन आंदोलन थे। तो हम लोग सबसे पहले अध्ययन करेंगे चंपारण आंदोलन। ये पहला गांधीवादी आंदोलन है भारत में। गांधीवादी आंदोलन का आशय ये है कि ये सत्याग्रह पर आधारित है। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में जिस सत्याग्रह को राजनीतिक हथियार के रूप में विकसित किया, उसको पहली बार भारत में उन्होंने चंपारण आंदोलन में लागू किया। अब आप ऐसा कह सकते हैं कि चंपारण आंदोलन भारत में गांधीवादी दर्शन सत्याग्रह पर आधारित पहला आंदोलन था। हमने पहले ही स्पष्ट कर दिया है, ये जन आंदोलन नहीं है। यानी ये जो आंदोलन है इनका स्वरूप स्थानीय है, क्षेत्रीय है। ये अखिल भारतीय आंदोलन नहीं है, पूरे भारत में नहीं है। भारत के सभी वर्ग इसमें भागीदारी नहीं कर रहे हैं। ये जो आंदोलन है ये क्षेत्रीय आंदोलन है। और ये जो चंपारण आंदोलन है ये किसानों का आंदोलन है। यहाँ से किसान जुड़े हुए हैं। दूसरी बात यह भी आपको समझना है कि ये जो आंदोलन है, चंपारण आंदोलन है, ये कोई राजनीतिक उद्देश्य के लिए नहीं है। इसकी कोई राजनीतिक आकांक्षा नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है इसके पास में। यह एक आर्थिक मुद्दों पर आधारित है और आर्थिक मुद्दे जो है वो जुड़े हुए हैं किसानों से। तो इस आंदोलन के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे और इसमें हम क्या क्या समझेंगे। सबसे पहले हम इसके कारण की बात करेंगे। चंपारण आंदोलन के कारण क्या है, क्यों चंपारण आंदोलन हुआ है। चूँकि गांधीवादी आंदोलन है, गांधी जी की भूमिका है, तो गांधी जी की भूमिका के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। गांधी की भूमिका के बारे में बात करेंगे। इसके बाद आंदोलन है तो परिणाम की बात होगी। जिन उद्देश्यों को लेकर के, जिन कारणों के संदर्भ में यह आंदोलन शुरू होता है, क्या वह दूर हो पाया, इसको हम लोग जानेंगे। और अंत में ये जो पहला आंदोलन है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का, गांधीवादी आंदोलन के अंतर्गत, उसका क्या प्रभाव पड़ता है राष्ट्रीय आंदोलन में, उसका क्या महत्व है राष्ट्रीय आंदोलन में, ये हमको समझना है। अब जहाँ तक कारणों का प्रश्न है, तो कारण में जो मुख्य कारण है वो है तिनकठिया पद्धति। तिनकठिया पद्धति चंपारण आंदोलन नाम से ही स्पष्ट है, चंपारण में हुआ था, बिहार में है। बिहार का जो पश्चिम उत्तर इलाका है वहाँ चंपारण जिला पड़ता है। तो ये चंपारण में एक पद्धति लागू थी, तिनकठिया पद्धति, और वही इस आंदोलन का कारण है। तो पहले हम लोग इसको समझेंगे। अब तिनकठिया पद्धति जो है ये क्या है, ये वास्तव में जो अंग्रेज़ बागान मालिक है, जिनको अंग्रेज़ी नीलहे कहते हैं, नील की खेती के उत्पादन से जुड़े हुए थे, और जो चंपारण के किसान हैं, उन दोनों के मध्य एक प्रकार का अनुबंध था, एक प्रकार का समझौता था। और इस समझौते के तहत जो चंपारण के किसान हैं उनको अपनी पूरी भूमि के 3/20 भाग पर, 3/20, 3/20 भाग पर इंडिगो नील की खेती करनी होती थी, नील की खेती करनी होती थी। अब ये 3/20 भाग यानी लगभग 15% हो जाता है।
3 से 3 हो गया। ये जो कठिया शब्द है, बिहार के उस क्षेत्र में जो भूमि का मापन होता था वो बीघे में होता था, और 1 बीघा बराबर 20 कट्ठे। 20 कट्ठे भूमि में 3 कट्ठे भूमि पर नील की खेती करना आवश्यक था, यह अनुबंध में था। चूँकि 20 कट्ठों में 3 कट्ठे भूमि पर खेती करना आवश्यक था, इसलिए इसको 3 कट्ठिया पद्धति कहते हैं। ये थोड़ा सा जानना है। अब इस पद्धति में क्या था, 2 बातें आपको ध्यान में रखना है। पहली बात तो ये, हर एक किसान को, हर एक रैयत को जो चंपारण से जुड़ा हुआ है, जो एग्रीमेंट के तहत है, उसको अपनी समस्त भूमि के 3/20 भाग पर नील की खेती करनी है, अनिवार्य है। दूसरी बात, ये जो नील है इसकी कीमत क्या होगी? इसकी कीमत जो बागान मालिक हैं वो निर्धारण करेंगे, और इस तरह से यह जो पद्धति है एक प्रकार से शोषण का प्रतीक बन जाता है, किसानों के प्रति अन्याय का प्रतीक बन जाता है, अत्याचार का प्रतीक बन जाता है, और किसान जो है इससे पीड़ित हैं। अब यहाँ समस्या कहाँ आती है, इसको थोड़ा सा देखना है। समस्या कैसे आ रही है? ये जो पद्धति शुरू हुई है काफ़ी समय से लागू है। जैसे अगर इसके हिस्ट्री पर भी हम जाना चाहें तो ये जो पद्धति है ये 1860 में लागू होती है इस क्षेत्र में, और पहले 5 कट्ठे भूमि पर नील की खेती करना आवश्यक था। बाद में इसमें चेंज हो जाता है। 1867 में 3 कट्ठे भूमि पर खेती करना आवश्यक हो गया, और तभी से इसे 3 कट्ठिया पद्धति कहा जाता है, क्योंकि 3 कट्ठे भूमि पर खेती करना आवश्यक था। अब समस्या कहाँ आ रही है? समस्या आ रही है जर्मनी में औद्योगिक क्रांति से। जर्मनी जो है पहले बहुत भागों में बटा हुआ था, वर्ल्ड हिस्ट्री में इसको विस्तार से पढ़ेंगे, और 1870 में एक सेडान वार होता है, सेडान युद्ध होता है। जीके के लिए आवश्यक है, आप नोट कर सकते हैं। और वर्ल्ड हिस्ट्री में हर एक सिविल सर्विसेज के विद्यार्थी को पूरा विश्व इतिहास करना है। आपका हिस्ट्री ऑप्शनल में है तब भी तो अध्ययन करना ही है, नहीं है तो भी आपको अध्ययन करना है जीएस पॉइंट ऑफ व्यू से। सेडान वार के बाद होता क्या है, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, जर्मनी का एकीकरण हो जाता है प्रशा के नेतृत्व में, और इसके बाद बहुत तेज़ी से औद्योगिक क्रांति हो रही है। वहाँ पर बहुत चीज़ों का विकास हो रहा है, आविष्कार हो रहा है, उत्पादन का विस्तार हो रहा है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो नील पैदा हो रही है, नील से क्या होता था, कपड़े रंगे जाते थे, डाई किया जाता था। जर्मनी में केमिकल कलर्स आ जाते हैं, रासायनिक रंग आ जाते हैं, और उनका उत्पादन बड़े पैमाने पर शुरू हो जाता है। अब उनकी मांग पूरे विश्व में बढ़ जाती है, और नील की मांग लगातार घट जाती है। अब यहाँ समस्या देखिए आप, नील की मांग है नहीं, उनकी जो थोड़ी बहुत मांग भी है उसकी कीमत निर्धारित करते हैं अंग्रेज नील है। अब ना तो नील की मांग है, ना ही उनकी कोई डिमांड है, ना उनको पैसे प्राप्त हो रहे हैं, जो उचित पैसे प्राप्त हो रहे हैं जो किसान हैं। दूसरी बात यह भी था कि नील की खेती के उत्पादन से जो भूमि है वह अनुपजाऊ भी हो रही थी, तो ये समस्या है। एक बात और आपको ध्यान में रखना है, ये जो आंदोलन है ये 1917 का है, और ये समय पहले विश्व युद्ध का है, 1914 से लेकर के 18 तक। और इस समय पूरे देश में तमाम राजनीतिक समस्याएं हो रही हैं, आर्थिक समस्याएं हो रही हैं। आर्थिक समस्याओं में महंगाई बहुत बढ़ रही है। अब किसानों के साथ आप देखिए, नील का उत्पादन कर रहे हैं, अनुबंध के तहत करना है, उसकी डिमांड नहीं है, जर्मनी में केमिकल कलर्स आ जाते हैं। दूसरी ओर इनको उचित पैसे नहीं प्राप्त हो रहे हैं। तीसरी ओर आर्थिक कठिनाइयाँ बढ़ रही हैं, पहले विश्व युद्ध के बाद आर्थिक समस्याएं बढ़ रही हैं, महंगाई बढ़ रही है, तो किसान बहुत पीड़ित हो जाते हैं। और ये जो पद्धति है, 3 कट्ठिया पद्धति है, ये अन्याय का प्रतीक बन जाता है, शोषण का प्रतीक बन जाता है, अत्याचार का प्रतीक बन जाता है। अब समाधान कैसे होगा? समाधान होगा
तिनकठिया पद्धति की समाप्ति से। तिनकठिया पद्धति को समाप्त कर दीजिए, समस्या समाप्त हो जाएगी। अब यहाँ पर टेक्निकल प्रॉब्लम क्या है? टेक्निकल प्रॉब्लम ये है कि एक एग्रीमेंट है, एक अनुबंध है, और इस अनुबंध को एक तरफ से समाप्त नहीं किया जा सकता। किसान चाहते हैं तो जो अंग्रेज़ निलही, अंग्रेज़ बागान मालिक हैं, वो नहीं चाहते। अगर वो चाहते भी हैं, क्योंकि अब उनको भी फ़ायदा नहीं हो रहा था नील की खेती से, तो वो अनुबंध को हटाने की कीमत पर बड़ी पैमाने पर राजस्व मांग रहे थे, बड़ी पैमाने पर उसका कंपनसेशन मांग रहे थे, राजस्व को बहुत बढ़ा दिया जाता है। तो यहाँ पर अब ये बड़ी समस्या पैदा हो जाती है। इन समस्याओं को लेकर के वहाँ के जो किसान हैं वो आंदोलन करते हैं, और यही हमारा चंपारण आंदोलन माना जाता है, चंपारण आंदोलन कहा जाता है। किसानों से संबंध रखता है, आर्थिक मुद्दों से संबंध रखता है, क्षेत्रीय स्वरूप इसका है। ये इस प्रकार के असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन के समान ये जन आंदोलन नहीं है। इसका स्वरूप कोई अखिल भारतीय नहीं है, एक आर्थिक मुद्दा है किसानों का और क्षेत्रीय स्तर पर है। यद्यपि इसका भी हम बात करेंगे, यद्यपि इसका महत्व राष्ट्रव्यापी हो जाता है, उसकी चर्चा हम करेंगे। तो ये जब आंदोलन शुरू हो जाता है, अंग्रेज सरकार झुकने को तैयार नहीं है, अंग्रेज बागान मालिक झुकने को तैयार नहीं है, कोर्ट जो है वो उन्हीं के फेवर में है, न्यायाधीश भी उन्हीं का है, कानून भी उन्हीं के हैं, और ये जो किसान पीड़ित हैं इनके पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि वो मुकदमे भी लड़ें। तो इसी समय जब इनको सफलता नहीं मिलती है, तो एक व्यक्ति हैं राजकुमार शुक्ला, उनका आप नाम नोट कर सकते हैं, राजकुमार शुक्ला। ये गांधी जी से मिलते हैं। राजकुमार शुक्ला अपने आप में एक बड़े किसान थे, चंपारण के किसान थे, और ये भी तिनकठिया पद्धति से बहुत पीड़ित थे। इन्होंने आंदोलन में भागीदारी किया था, सफलता नहीं मिली। गांधी जी भारत आ चुके हैं 1915 ईस्वी में, भ्रमण कर रहे हैं, उनकी ख्याति लगातार बढ़ रही है। तो 1916 ईस्वी में ये लखनऊ में मिलते हैं। लेकिन गांधी जी ने जिस तरह से उल्लेख किया है अपनी आत्मकथा में, या जो सूचनाएं प्राप्त होती हैं हिस्ट्री में, उसमें ये बात बताई जाती है कि गांधी जी राजकुमार शुक्ला जी से इम्प्रेस नहीं होते हैं। लेकिन राजकुमार शुक्ला जी गांधी जी के अनुसार एक जिद्दी आदमी थे, और वो आग्रह बार बार कर रहे थे कि नहीं, आप चलिए चंपारण और वहाँ आंदोलन में आप शरीक होइए, वहाँ देखिए हमारे साथ बड़ा अत्याचार हो रहा है। चंपारण की जो दारुण कथा है, जो वहाँ का किसानों के प्रति अन्याय है, अत्याचार है, उससे उन्होंने गांधी जी से वाकिफ कराया। गांधी जी ने कहा, गांधी जी की विशेषता क्या थी, वो तब तक किसी मुद्दे पर शामिल नहीं होते थे या सहभागी नहीं होते थे जब तक उसके बारे में पूरी सूचना प्राप्त नहीं कर लेते थे। गांधी जी ने कहा कि भाई चंपारण की समस्या क्या है, ये तिनकठिया क्या है, वहाँ की सरकार का स्टैंड क्या है, वहाँ का जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उसका स्टैंड क्या है, बागान मालिक का स्टैंड क्या है, उससे हम परिचित नहीं हैं। तो उन्होंने जाने से इनकार कर दिया। फिर भी 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन होता है, उसमें चंपारण आंदोलन को लेकर के एक प्रस्ताव पारित होता है। राजकुमार शुक्ला बिल्कुल नहीं मानते हैं, वो गांधी जी के साथ या पीछे पीछे आप कह लीजिए कानपुर जाते हैं। वहाँ वो गांधी जी को फिर से आग्रह करते हैं। गांधी जी कहते हैं ठीक है, हमारा कोलकाता में कार्यक्रम है, हम वहाँ से आएंगे, चंपारण आएंगे। और ये आश्वासन पाने के बाद राजकुमार शुक्ला वापस नहीं गए, गांधी जी के साथ साथ पीछे पीछे कोलकाता जाते हैं और गांधी जी को 10 अप्रैल 1917 को चंपारण लेकर पहुंच जाते हैं। अब यहाँ से ये डेट भी आप नोट कर सकते हैं, 10 अप्रैल 1917 को गांधी जी पहुंचते हैं। अब यहाँ से गांधी जी की भूमिका शुरू होती है। गांधी जी जैसे ही चंपारण पहुंचते हैं, किसानों को सूचना प्राप्त थी, किसान एकजुट होते हैं, उत्साह होता है, और गांधी जी जो है वो पहले अपनी यात्रा के क्रम में अनेक लोगों से मिल लेते हैं। जैसे चंपारण में जाने से पहले मुजफ्फरपुर जब पहुंचते हैं तो वहाँ आपने नाम सुना होगा JB कृपलानी, वहाँ एक कॉलेज में गवर्नमेंट प्रोफेसर थे।
जैसे उन्होंने उनको सूचना हुई कि गांधी जी आ रहे हैं, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया और अपने बहुत सारे छात्रों के साथ गांधी जी को रिसीव करने रेलवे स्टेशन पहुंच जाते हैं। यह एक बहुत बड़ी घटना है। आज़ादी ऐसे नहीं प्राप्त हुई, बहुत सारे हमारे नेतागणों ने कुर्बानी दी है, अपने हितों से समझौता किया है। जेबी कृपलानी वहाँ पहुँचते हैं और गांधी जी का वेलकम करते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग यह भी है कि ट्रेन बहुत लेट हो जाती है और ऑलमोस्ट मिडनाइट में, आधी रात में ट्रेन पहुँचती है, लेकिन जेबी कृपलानी साहब वेलकम करने के लिए, स्वागत करने के लिए वहाँ तैयार रहते हैं। उसके बाद बहुत सारे लोग, राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह और ब्रज किशोर प्रसाद साहब, वो भी बहुत बड़े वकील थे, वो सब लोग, महादेव देसाई, नरहर पारिक, ये सब मिलते हैं और एक टीम बनती है और ये टीम सर्वे का काम शुरू कर देती है। किसानों के मध्य जो परेशानियां हैं उनके बारे में जानकारी लेना शुरू कर देती है। इसी समय क्या होता है कि वहाँ के कमिश्नर ने, डीएम ने आदेश पारित कर दिया कि आप चंपारण को छोड़ दीजिए। गांधी जी ने बिल्कुल मना कर दिया कि चंपारण हम नहीं छोड़ सकते, किसानों का साथ हम नहीं छोड़ सकते, ये वास्तव में राष्ट्र सेवा के लिए हम यहाँ हैं, देश सेवा के लिए हम हैं, किसानों की समस्याओं को समझने के लिए यहाँ हम, आप जो सज़ा देना चाहें आप हमें दे दीजिए। गांधी जी ने चंपारण छोड़ने से मना कर दिया। चंपारण की जनता के लिए बिल्कुल अद्भुत था, अकल्पनीय था कि सरकार के आदेश का उल्लंघन करना, ये पहली बार इस प्रकार की घटना घटित हो रही थी। यह एक प्रकार से आप ऐसा कह सकते हैं उनके लिए अनहोनी सी बात थी। और गांधी जी ने जिस प्रकार से शांतिपूर्ण ढंग से विरोध किया प्रशासन का, वह लोगों के मनोमस्तिष्क पर बिल्कुल छा जाता है। गांधी जी को गिरफ्तार किया जाता है और मोतिहारी जो कचहरी कोर्ट है, वहाँ पर, वो उस समय उसका मुख्यालय था, वहाँ पर जब प्रस्तुत किया जाता है गांधी जी को, तो फाइन किया जाता है गांधी जी पर, सज़ा दी जाती है। लेकिन जनता, हज़ारों की संख्या में किसान इकट्ठे हो जाते हैं, सरकार दबाव में आ जाती है। बहुत बड़ी जीत, राष्ट्रीय आंदोलन में पहली बार गांधी जी को मुक्त कर दिया जाता है, जो चार्जेस हैं वो समाप्त कर दिया जाता है। और इधर गांधी जी क्या करते हैं कि अपनी एक टीम गठित करते हैं। टीम में, जैसे हमने बताया, बहुत सारे वकील, पढ़े लिखे लोग सब शामिल थे। उस टीम ने सर्वे करना शुरू किया कि चंपारण की समस्या क्या है, जो यहाँ के किसान हैं उनकी आर्थिक स्थिति क्या है, बागान मालिक की आर्थिक स्थिति क्या है, किसानों की भूमि, उससे जुड़ी हुई समस्या, उनके जीवन, और इसके बारे में पूरा सर्वे शुरू हो जाता है। एक शपथ पत्र सा तैयार करवा लिया जाता है, यानी उसमें से सिग्नेचर भी लिए जा रहे हैं किसानों के। अब यहाँ पर क्या है कि गांधी जी ने इसी समय का सदुपयोग लोगों को आगे के आंदोलन के लिए तैयार करना शुरू कर दिया, सत्याग्रह के लिए तैयार करना शुरू कर दिया। उन्होंने लोगों को समझाया कि आप इस आंदोलन में हिंसा का प्रयोग नहीं करेंगे, और लोगों को जागरूक करने के लिए उन्होंने विद्यालय की स्थापना के लिए भी कदम बढ़ाए। और साथ साथ जो महिलाओं की दशा है, निम्न जातियों के साथ जो व्यवहार है, उसके लिए भी गांधी जी ने कार्य किया, लोगों को संदेश दिया। सफाई व्यवस्था पर उन्होंने वहाँ पर बल दिया, इसके महत्व को लोगों को समझाया। तो एक प्रकार से लोगों को उन्होंने जागरूक करना शुरू किया इस आंदोलन में। इसी समय सरकार चूँकि बैकफुट पर आ गई है, वहाँ का प्रशासन, उन्होंने एक समिति नियुक्त किया, एक कमेटी नियुक्त किया। और ये जो कमेटी है, समिति है, इसमें 3 सदस्य थे, एक गांधी जी थे। अब गांधी जी ने इस कमीशन में, इस कमेटी में ये कहा कि तिनकठिया पद्धति जो समस्त समस्याओं का कारण है, उसको समाप्त किया जाना चाहिए, उन्होंने पहली मांग रखी। और दूसरी मांग ये रखी कि जो अवैध तरीके से बागान मालिकों ने, अंग्रेज़ बागान मालिकों ने किसानों से राजस्व वसूला है, वह पूरा का पूरा वापस किया जाना चाहिए। सरकार सहमत होती है। तिनकठिया पद्धति आगे चल कर के बंगाल, उड़ीसा की जो विधानसभा, समय दोनों प्रांत एक थे,
उसमें एक कानून बनता है और 1918 ईस्वी में ये तिनकठिया पद्धति समाप्त हो जाती है। लेकिन एक समस्या थी। समस्या ये थी कि जो बागान मालिकों ने चंपारण के किसानों से अवैध तरीके से वसूला था, उसका उन्होंने केवल 25% देने के लिए सहमति व्यक्त की। 25%, 25% देने के लिए सहमति व्यक्त की। यह भी एक बहुत बड़ी बात थी। पहली बार बागान मालिक झुकने को तैयार है, पहली बार अंग्रेजी सरकार, उनका प्रशासन झुकने को तैयार है। और यह एक बड़ी घटना है तात्कालिक परिदृश्य में, इसके दूरगामी प्रभाव हैं। गांधी जी ने समझौतावादी दृष्टिकोण अपनाया और उन्होंने चंपारण जो सत्याग्रह है, चंपारण जो आंदोलन है, उसको स्थगित कर दिया। और आगे चल कर के हमने बताया कि जो पद्धति है, जो इस आंदोलन का कारण है, वह भी समाप्त हो जाता है। अब यहाँ पर प्रश्न ये है कि इसका महत्व क्या है, इसका प्रभाव क्या है, ये थोड़ा सा देखना है। तो पहली बात आप ऐसा कह सकते हैं कि यह गांधीवादी नेतृत्व में पहला सफल आंदोलन था। ये बात अपने आप में महत्वपूर्ण है। गांधी जी भारत आते हैं, भारत में पहली बार आंदोलन करते हैं, सत्याग्रह करते हैं, सफलता प्राप्त होती है, तो अपने आप में इसका बड़ा प्रतीकात्मक महत्व है। पूरा संदेश पूरे देश में जाता है, एक अच्छा संदेश पूरे देश में जाता है। दूसरी बात, गांधी जी आए, सरकार ने आदेश किया कि आपको चंपारण छोड़ना है, गांधी जी ने मानने से इनकार कर दिया। और जिस तरह से गांधी जी ने इस आंदोलन में व्यवहार किया, अहिंसा का रास्ता चुना, जिस प्रकार की गतिविधियां उन्होंने किया, तो एक लोगों के मध्य गांधी जी का जो व्यक्तित्व है वह करिश्माई रूप से सामने आता है, एक विराट व्यक्तित्व जनता के सामने आता है। तो आप ऐसा भी कह सकते हैं कि एक करिश्माई व्यक्तित्व के रूप में गांधी जी भारतीय जनता के समक्ष आते हैं इसी आंदोलन के बाद। तीसरी बात, गांधी जी वहां जनता से मिलते हैं, पहली बार जनता की समस्याओं को रूबरू हो रहे हैं, बड़ी पैमाने पर सर्वे हो रहा है, सूचनाएं हो रही हैं। तो गांधी जी उस समय के जो किसान हैं, गरीब जनता है, उनसे रूबरू हो रहे हैं और उनकी समस्याओं से अवगत हो रहे हैं। आप ऐसा लिख सकते हैं कि इस आंदोलन के माध्यम से, चंपारण आंदोलन के माध्यम से, गांधी जी आम जनता की समस्या से अवगत हुए। और जिस तरह से उन्होंने वहां पर चीजें देखी, उसका आचरण अपने जीवन में भी करने लगे। सामान्य कपड़े पहनने का संकल्प वहीं से था। और गांधी जी के इसी रूप को देख करके उस समय गुरुवर रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक लेख लिखा और उसमें गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी। गांधी जी को आपके यहाँ पूछा जाता है प्रारंभिक परीक्षा में, या एक तथ्य है जो आपको जानना ज़रूरी है, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी। यद्यपि अगर पूरे इतिहास की दृष्टि से देखें तो इसको लेकर डिबेट है, कोई श्रद्धानंद की बात करता है, कोई दूसरी की बात करता है। और अभी हाल में आरटीआई के माध्यम से किसी ने भारत सरकार से भी पूछा, तो वहाँ बहुत स्पष्ट उत्तर वहाँ भी नहीं था। लेकिन आपको बस इतना समझना है वनडे एग्जाम्स के लिए, सामान्य रूप से महात्मा की जो उपाधि है वो गुरुवर रविन्द्रनाथ टैगोर की मानी जाती है। चंपारण आंदोलन के दौरान उन्होंने एक लेख लिखा और उसमें गांधी जी को महात्मा यानी महान आत्मा, और तभी से गांधी जी है महात्मा गांधी के नाम से जाने जाते हैं। चौथा, आप ऐसा पॉइंट लिख सकते हैं इसके महत्व में, चूंकि किसान आंदोलन है, आर्थिक मुद्दों से जुड़ा हुआ है, किसानों से जुड़ा हुआ है, तो इसका प्रभाव जो है वो पूरे भारत के किसानों पर पड़ता है। आप देखिए, इस आंदोलन के बाद पूरे भारत में किसान जागरूकता आती है। आप खेड़ा आंदोलन अभी बाद में पढ़ेंगे। जो आपका यूपी है, मध्य प्रांत है, संयुक्त प्रांत है, संयुक्त प्रांत में भी आप किसान आंदोलन देखेंगे। आपका जो अवध क्षेत्र है, जिसमें आपका प्रतापगढ़
और रायबरेली के क्षेत्र आते हैं, यहाँ भी आपको किसानों में जागरूकता दिखाई पड़ेगी। अवध की किसान आंदोलन बहुत प्रसिद्ध है। तो पूरे देश में किसान आंदोलन है, उनको प्रोत्साहन मिलता है। जो कृषक आकांक्षाएं हैं, किसानों की जो आकांक्षाएं हैं, उनको बल प्राप्त हो रहा है। पांचवी बात, एक नया नेतृत्व वर्ग सामने आता है। आपने देखा कि गांधी जी के साथ जी.बी. कृपलानी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बाबू ब्रज किशोर प्रसाद, महादेव देसाई, बाजारूलक, अनुग्रह नारायण सिंह, बहुत सारे नेता, ये सारे नेता आगे के राष्ट्रीय आंदोलन को लीड करते हैं। इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जैसे आप जानते ही हैं कि देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो गांधी जी से यही मुलाकात हो रही है। अनुग्रह नारायण सिंह भी बिहार में पहले डिप्टी सीएम बनते हैं। तो इस प्रकार से जो नया नेतृत्व वर्ग है वो बहुत प्रभावी है। आपने जयप्रकाश नारायण का नाम सुना होगा, लोक नायक जयप्रकाश नारायण बहुत प्रसिद्ध हैं, आपके जीके में भी पूछा जाता है। तो जो बाबू ब्रज किशोर प्रसाद है, वह उन्हीं के फादर इन लॉ थे। तो इस प्रकार से एक ऐसा नेता वर्ग तैयार हो रहा है जो आगे की राष्ट्रीय आंदोलन को लीड कर रहा है। लास्ट में आप ऐसा कह सकते हैं कि इसका प्रतीकात्मक महत्व बहुत ज़्यादा है। पहला आंदोलन है गांधीवादी आंदोलन के अंतर्गत, गांधी जी के नेतृत्व में पहली बार अंग्रेज सरकार झुकने को तैयार हुई, पहली बार एक समझौता होता है। तो यह एक प्रकार से सफल आंदोलन था। और आगे का जो राष्ट्रीय आंदोलन हो रहा है भारत में, उसके लिए चंपारण आंदोलन एक प्रतीक बन जाता है, संघर्ष का प्रतीक बन जाता है।